प्राचीन चीन की धरती, जहां हवा में इतिहास की सुगंध और विचारों की गहराई बसी थी, वहां एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने न केवल अपने समय को प्रभावित किया बल्कि आने वाली सदियों को भी एक नई दृष्टि दी। उसका नाम था लाओजी, जिसे दुनिया ताओवाद के संस्थापक के रूप में जानती है। यह कहानी है उस महान दार्शनिक की जिसने ताओ के रहस्यमयी मार्ग को उजागर किया और मानव जीवन को एक नया अर्थ दिया। करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन में झो राजवंश का शासन था। ये एक ऐसा समय था जब समाज में अस्थिरता और युद्ध की छाया थी। विभिन्न रियासतें आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी और आम जनता सामाजिक उथल पुथल का सामना कर रही थी। इसी दौर में किंवदंती के अनुसार चू राज्य के एक छोटे से गांव में लाओजी का जन्म हुआ। उनका असली नाम लियर था और लाओजी का अर्थ है पुराना गुरु या वृद्ध दार्शनिक, जो उनके ज्ञान और अनुभव का प्रतीक बन गया। लाओजी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उनकी मां ने उन्हें 60 वर्षों तक गर्भ में धारण किया और जब वे पैदा हुए तो उनके बाल सफेद थे, जैसे कि वे जन्म से ही बूढ़े और बुद्धिमान थे। ये किंवदंती उनके असाधारण व्यक्तित्व और गहरे ज्ञान को दर्शाती है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज उनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते, लेकिन ये माना जाता है कि लाओजी एक साधारण परिवार में पले बढ़े। युवावस्था में लाओजी ने ज्ञान की खोज शुरू की। वे गांव के बाहर जंगलों में घूमते, प्रकृति को समझने की कोशिश करते। नदियों के बहाव, पेड़ों की शांति और पहाड़ों की स्थिरता में उन्हें कुछ गहरा सत्य दिखाई देता था। ये वो समय था जब कन्फ्यूशियस जैसे अन्य दार्शनिक भी समाज को सुधारने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन लाओजी का रास्ता अलग था। जहां कन्फ्यूशियस ने नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया, लाओजी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य और आंतरिक शांति की खोज को प्राथमिकता दी। लाओजी ने झो राजवंश की राजधानी लोयांग में एक पुस्तकालय में अभिलेखागार के संरक्षक के रूप में काम किया। यहां उन्हें प्राचीन ग्रंथों, कविताओं और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने का अवसर मिला। उनके दिन किताबों के बीच बीतते और रातें तारों के नीचे चिंतन में। यहीं से उनके विचारों ने आकार लेना शुरू किया। वे देख रहे थे कि समाज में नियम और कानून बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों के दिलों में शांति नहीं थी। उन्हें लगता था कि मानव ने प्रकृति के मूल स्वभाव से दूरी बना ली है। एक दिन लाओजी ने सुना कि राजधानी में एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस उनसे मिलने आ रहे हैं। कन्फ्यूशियस उस समय अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। मुलाकात के दौरान कन्फ्यूशियस ने लाओजी से नैतिकता और शासन के बारे में सवाल किए। लाओजी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नदियां बिना प्रयास के समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना जबरदस्ती प्रकृति के साथ बहना चाहिए। कन्फ्यूशियस चकित रह गए। उन्होंने लाओजी को एक गहरे समुद्र की तरह बताया, जिसकी गहराई को समझना मुश्किल है। लाओजी के विचार धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों तक पहुंचने लगे। वे सिखाते थे कि जीवन का सच्चा सुख सादगी में है। उनकी बातें सुनने वाले लोग उनके शब्दों में एक अनोखी शांति महसूस करते थे। लेकिन लाओजी प्रसिद्धि से दूर रहते थे। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को अपने भीतर ले जाए, न कि बाहरी दुनिया की तारीफों में। इस प्रथम भाग में हमने लाओजी के प्रारंभिक जीवन और उस युग को देखा जिसमें उनके विचारों ने जन्म लिया। अगले भाग में हम उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ताओ ते चिंग की रचना और इसके गहरे अर्थों की खोज करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें ताओ के रहस्यमयी मार्ग पर ले जाएगी। लाओजी का जीवन उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, जब उन्होंने झो राजवंश की राजधानी लोयांग में अभिलेखागार के संरक्षक के रूप में काम करना जारी रखा। उनके विचार, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सादगी पर आधारित थे, अब उनके मन में एक गहरे सत्य के रूप में उभर रहे थे। लेकिन ये सत्य केवल उनके भीतर ही नहीं रहने वाला था।
इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ चुका था। यहीं से शुरू होती है लाओजी के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ताओ ते चिंग की कहानी। किंवदंती के अनुसार लाओजी ने देखा कि समाज में अराजकता और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। राजा और सामंत अपनी शक्ति के लिए युद्ध लड़ रहे थे और आम लोग इन संघर्षों के बीच पिस रहे थे। लाओजी को लगता था कि मानव ने अपने मूल स्वभाव को भुला दिया है। वे मानते थे कि सच्चा मार्ग वही है जो ताओ के साथ एक हो जाए। लेकिन ताओ क्या था? ये न तो कोई नियम था, न कोई कानून। ये था वो अनदेखा सत्य जो सृष्टि को संचालित करता है, नदियों का बहाव, सूरज का उदय और जीवन का चक्र। एक दिन लाओजी ने राजधानी की उथल पुथल से तंग आकर वहां से जाने का फैसला किया। वे पश्चिम की ओर हांगू दर्रे की दिशा में निकल पड़े, जहां पहाड़ों की शांति और प्रकृति की गोद में उन्हें सुकून मिलता था। लेकिन उनके इस सफर ने एक अनपेक्षित घटना को जन्म दिया। हांगू दर्रे के द्वारपाल यिनशी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने लाओजी की ख्याति सुनी थी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने ज्ञान को लिखित रूप में छोड़ जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे लाभ उठा सकें। लाओजी पहले तो हिचकिचाए। वे मानते थे कि ताओ को शब्दों में बांधना मुश्किल है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, न कि केवल समझ का। लेकिन यिनशी के बार बार अनुरोध पर लाओजी ने एक साधारण बांस की पट्टी पर अपने विचारों को उतारना शुरू किया। दिन रात बिना रुके उन्होंने अपने हृदय के गहरे सत्य को शब्दों में ढाला। इस तरह लगभग 5000 शब्दों में ताओ ते चिंग का जन्म हुआ। ताओ ते चिंग कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। ये 81 छोटे छोटे अध्यायों का संग्रह था, जो काव्यात्मक और रहस्यमयी शैली में लिखा गया था। प्रत्येक पंक्ति में गहरा अर्थ छिपा था, जो पाठक को आत्मचिंतन की ओर ले जाता था। उदाहरण के लिए लाओजी ने लिखा, जो ताओ को समझने की कोशिश करता है वो उसे कभी नहीं समझ सकता। जो ताओ के साथ बहता है वही उसे जानता है। ये एक ऐसा दर्शन था जो मानव को अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देता था। ग्रंथ में लाओजी ने वू वेई की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है बिना प्रयास का कार्य। ये विचार था कि मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करना चाहिए, न कि जबरदस्ती या संघर्ष के साथ। जैसे पानी चट्टानों के बीच से बिना विरोध के बह जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन में लचीलापन और सहजता अपनानी चाहिए। ये विचार उस समय के युद्ध और सत्ता के खेल के बिल्कुल विपरीत था। ताओ ते चिंग ने सादगी, करुणा और विनम्रता को जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया। लाओजी ने लिखा, सच्चा नेता वही है जो लोगों को ये भूलने दे कि वो उनका नेतृत्व कर रहा है। ये विचार शासकों के लिए एक नई दृष्टि था, जो उस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में व्यस्त थे। जब लाओजी ने ये ग्रंथ यिनशी को सौंपा, तो वे बिना पीछे मुड़े पहाड़ों की ओर चले गए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे कभी वापस नहीं लौटे और एक सन्यासी की तरह जीवन बिताया। लेकिन उनके शब्द ताओ ते चिंग के रूप में दुनिया में अमर हो गए। ये ग्रंथ न केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया और ताओवाद के दर्शन का आधार बना। इस दूसरे भाग में हमने ताओ ते चिंग की रचना और इसके मूल विचारों को देखा। अगले भाग में हम ताओवाद के सिद्धांतों और लाओजी के दर्शन के समाज पर प्रभाव की गहराई में उतरेंगे। ये यात्रा हमें ताओ के और करीब ले जाएगी, जहां सत्य शब्दों से परे है। लाओजी द्वारा रचित ताओ ते चिंग केवल एक ग्रंथ नहीं था, ये एक ऐसा दर्शन था जिसने मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को नए सिरे से परिभाषित किया। जब लाओजी हांगू दर्रे से आगे बढ़े और उनके शब्द दुनिया में फैलने लगे, तो ताओवाद के बीज बोए गए। ये दर्शन उस समय के अशांत समाज में एक शांतिपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा और इसने न केवल व्यक्तियों बल्कि समाज और शासन की सोच को भी प्रभावित किया। इस भाग में हम ताओवाद के प्रमुख सिद्धांतों और इसके प्रभाव को गहराई से देखेंगे।
ताओवाद का मूल सिद्धांत है ताओ, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। लाओजी ने कहा, ताओ जो बताया जा सकता है वो सच्चा ताओ नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति या नियम है जो सृष्टि को संचालित करती है, बिना किसी आकार या नाम के। ये वो सत्य है जो सूरज के उगने, नदियों के बहने और मौसमों के बदलने में दिखता है। ताओवाद में मनुष्य को ताओ के साथ एक होने की सलाह दी जाती है, न कि इसके खिलाफ जाने की। ये विचार उस समय के सख्त नियमों और नैतिक बंधनों के विपरीत था जो कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए थे। ताओवाद का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वू वेई, जिसका अर्थ है बिना प्रयास का कार्य। ये विचार मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में जबरदस्ती या संघर्ष के बजाय सहजता और लचीलापन अपनाना चाहिए। लाओजी ने पानी का उदाहरण दिया। पानी कमजोर और नरम होता है, फिर भी वो चट्टानों को काट सकता है, क्योंकि वो अपने मार्ग में बाधाओं के साथ बहता है, न कि उनका विरोध करता है। वू वेई का ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि शासन और नेतृत्व में भी लागू होता था। लाओजी का मानना था कि एक सच्चा शासक वही है जो लोगों को स्वतंत्रता दे और उनकी स्वाभाविक प्रकृति को पनपने दे। ताओवाद ने सादगी और विनम्रता को भी महत्व दिया। लाओजी ने सिखाया कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रकृति के साथ तालमेल में है। उन्होंने लिखा, जो कम चाहता है वो अधिक पाता है। ये विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था, जहां धन और युद्ध की होड़ आम थी। ताओवाद ने लोगों को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और जीवन की सादगी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। लाओजी के विचारों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। किसान, जो पहले से ही प्रकृति के साथ जीते थे, ताओवाद में अपनी जीवन शैली का प्रतिबिंब देखते थे। वे खेतों में काम करते समय ताओ के साथ बहने की कला को समझते थे। दूसरी ओर विद्वान और कवि लाओजी के काव्यात्मक शब्दों से प्रेरित हुए। ताओ ते चिंग की पंक्तियां उनके लिए केवल दर्शन नहीं, बल्कि कला और साहित्य का स्रोत बन गई। ये ग्रंथ इतना गहरा था कि इसे बार बार पढ़ने पर भी नए अर्थ सामने आते थे। ताओवाद का प्रभाव शासन पर भी पड़ा। कुछ शासकों ने लाओजी के विचारों को अपनाया और अपने प्रशासन में सादगी और सहजता को लागू करने की कोशिश की। हालांकि यह दर्शन हमेशा शासकों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ताओवाद सत्ता के प्रदर्शन के खिलाफ था। फिर भी ताओवाद ने शासकों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति लोगों के दिलों में होती है, न कि तलवारों या नियमों में। समाज में ताओवाद ने एक नई आध्यात्मिक जागृति लाई। लोग मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति में ताओ की खोज करने लगे। पहाड़, नदियां और जंगल उनके लिए पूजा के स्थान बन गए। ताओवाद ने ध्यान और आत्मचिंतन को बढ़ावा दिया, जिससे लोग अपने भीतर की शांति को खोजने लगे। ये एक ऐसी क्रांति थी जो बिना शोर शराबे के धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन ताओवाद का रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कन्फ्यूशियस के अनुयायी, जो सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता पर जोर देते थे, ताओवाद को बहुत ढीला और अव्यवहारिक मानते थे। उनके लिए ताओवाद की सहजता और स्वतंत्रता समाज के लिए खतरा थी। इस तरह लाओजी के विचारों को स्वीकार करने में समाज को समय लगा। फिर भी ताओवाद ने अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे चीन की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस तीसरे भाग में हमने ताओवाद के सिद्धांतों और इसके समाज पर प्रभाव को देखा। अगले भाग में हम लाओजी के जीवन के अंतिम चरण और उनकी विरासत की गहराई में उतरेंगे। ये यात्रा हमें ताओ के उस रहस्यमयी मार्ग पर ले जाएगी जो आज भी प्रासंगिक है। लाओजी की कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने ताओ ते चिंग को दुनिया के सामने रख दिया था। हांगू दर्रे पर यिन शी को ये अनमोल ग्रंथ सौंपने के बाद लाओजी पश्चिम की ओर बढ़ गए। उनकी ये यात्रा न केवल भौतिक थी, बल्कि प्रतीकात्मक भी थी। एक ऐसी यात्रा जो ताओ के साथ पूर्ण सामंजस्य की खोज थी। इस भाग में हम लाओजी के जीवन के अंतिम चरण
और उनकी अमर विरासत की पड़ताल करेंगे। किंवदंती के अनुसार लाओजी हांगू दर्रे से आगे बढ़कर पहाड़ों और जंगलों की गोद में चले गए। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि वे एक भैंसे पर सवार थे, जो उनकी सादगी और प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक था। उनके इस प्रस्थान के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लाओजी एक सन्यासी बन गए और गुमनामी में अपना जीवन बिताया। दूसरों का कहना है कि वे अमर हो गए और ताओ के साथ एक होकर इस संसार से परे चले गए। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बारे में चुप है, लेकिन ये अनिश्चितता ही लाओजी के व्यक्तित्व को और रहस्यमयी बनाती है। लाओजी के भौतिक जीवन का अंत भले ही रहस्यमय रहा हो, लेकिन उनके विचारों ने दुनिया में एक नई रोशनी फैलाई। ताओ ते चिंग धीरे धीरे चीन के कोने कोने में फैलने लगा। इस ग्रंथ की सादगी और गहराई ने लोगों को आकर्षित किया। विद्वानों ने इसे बार बार पढ़ा, कवियों ने इसकी पंक्तियों से प्रेरणा ली और साधारण लोग इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। ताओवाद, जो लाओजी के विचारों पर आधारित था, अब एक दर्शन से अधिक बन चुका था। ये एक जीवन शैली, एक आध्यात्मिक पथ और एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया था। लाओजी की विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा ताओवाद का विकास था। उनके बाद कई दार्शनिकों और अनुयायियों ने ताओवाद को और समृद्ध किया। झुआंगजी जैसे विचारकों ने ताओवाद को और गहराई दी और इसकी कहानियों और दृष्टांतों ने इसे और रोचक बनाया। ताओवाद ने कला, साहित्य और चिकित्सा को भी प्रभावित किया। चीनी चित्रकला में प्रकृति के दृश्य, जो पहाड़ों और नदियों की शांति को दर्शाते हैं, ताओवादी दर्शन से प्रेरित थे। एक्यूपंक्चर और हर्बल चिकित्सा जैसी प्रथाएं भी ताओवादी सिद्धांतों से जुड़ी थी, जो शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन पर जोर देती थी। ताओवाद का प्रभाव केवल चीन तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ ये जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में फैला। बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसने चान, ज़ेन बौद्ध धर्म को जन्म दिया। ताओ ते चिंग का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और ये पश्चिमी दार्शनिकों और लेखकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। आज भी इस ग्रंथ को दुनिया भर में पढ़ा और समझा जाता है और इसके विचार आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। लाओजी की विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने लोगों को आत्मचिंतन और सादगी की ओर प्रेरित किया। आज के व्यस्त और भौतिकवादी युग में, जहां लोग सफलता और संपत्ति की दौड़ में लगे हैं, लाओजी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रकृति के साथ तालमेल में है। जो कम में संतुष्ट है, वही सबसे धनी है। ये उनकी पंक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। लाओजी ने कभी प्रसिद्धि या अनुयायियों की कामना नहीं की। वे एक सच्चे ताओवादी की तरह बिना शोर शराबे के अपने मार्ग पर चले, लेकिन उनके शब्दों ने वो कर दिखाया जो वे स्वयं नहीं चाहते थे। उन्होंने दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत न केवल ताओवाद के रूप में, बल्कि एक ऐसी सोच के रूप में जीवित है जो मानव को अपने मूल स्वभाव की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। इस चौथे भाग में हमने लाओजी के अंतिम सफर और उनकी अमर विरासत को देखा। अगले और अंतिम भाग में हम ताओवाद की आधुनिक प्रासंगिकता और लाओजी के विचारों के वैश्विक प्रभाव की गहराई में उतरेंगे। ये यात्रा हमें ताओ के उस अनंत मार्ग पर ले जाएगी जो समय और स्थान से परे है। लाओजी की कहानी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन चीन में शुरू हुई थी, आज भी जीवित है। उनके विचार, जो ताओ ते चिंग के माध्यम से दुनिया तक पहुंचे, समय की सीमाओं को पार कर गए। ताओवाद, जो कभी एक साधारण दर्शन के रूप में शुरू हुआ, आज एक वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति बन चुका है। इस अंतिम भाग में हम ताओवाद की आधुनिक प्रासंगिकता और लाओजी के विचारों के वैश्विक प्रभाव को देखेंगे और ये समझेंगे कि उनकी शिक्षाएं आज के युग में कैसे मार्गदर्शन करती हैं। आधुनिक दुनिया में, जहां तकनीक, प्रतिस्पर्धा और तनाव ने मानव जीवन को जटिल बना दिया है,
लाओजी का दर्शन एक शांतिपूर्ण आश्रय की तरह है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। ताओ ते चिंग की पंक्तियां जैसे जो कम चाहता है वही सबसे अधिक पाता है, आज के उपभोक्तावादी समाज में गहरी प्रासंगिकता रखती है। ये संदेश लोगों को सादगी और संतुष्टि की ओर ले जाता है, जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अक्सर खो जाता है। लाओजी का वो वेई का सिद्धांत बिना प्रयास का कार्य आज के तनावग्रस्त समाज के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये हमें सिखाता है कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना चाहिए। चाहे वो कार्यस्थल पर दबाव हो, रिश्तों में तनाव हो या व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति, वो वेई हमें लचीलापन और धैर्य अपनाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक और प्रेरक वक्ता ताओवादी सिद्धांतों को अपनाते हैं जब वे प्रवाह में रहने या वर्तमान क्षण में जीने की बात करते हैं। ताओवाद का प्रभाव आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों में भी देखा जा सकता है। लाओजी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य को जीवन का आधार माना था और उनकी ये सोच आज के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से मेल खाती है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के इस युग में ताओवाद हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, न कि इसके स्वामी। कई पर्यावरणविद और कार्यकर्ता ताओवादी दर्शन से प्रेरणा लेते हैं जब वे स्थिरता और संतुलन की वकालत करते हैं। लाओजी के विचारों का वैश्विक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। ताओ ते चिंग दुनिया की सबसे अधिक अनुवादित और पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। पश्चिमी दार्शनिकों, लेखकों और विचारकों ने इसे उत्साह के साथ अपनाया। 20वीं शताब्दी में जब पूर्वी दर्शन पश्चिम में लोकप्रिय हुआ, ताओवाद ने कला, साहित्य और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए अमेरिकी लेखक उर्सुला के ले गिन जैसे साहित्यकारों ने ताओवादी सिद्धांतों को अपनी रचनाओं में शामिल किया। मार्शल आर्ट्स जैसे ताई ची और किगोंग, जो ताओवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, आज दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। ताओवाद का प्रभाव आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व में भी देखा जा सकता है। लाओजी का यह विचार कि सच्चा नेता वही है जो लोगों को ये भूलने दे कि वो उनका नेतृत्व कर रहा है, आज के सहयोगी और समावेशी नेतृत्व मॉडल से मेल खाता है। कई कॉरपोरेट प्रशिक्षक और कोच ताओवादी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जब वे कर्मचारियों को प्रेरित करने और कार्यस्थल में सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं। लेकिन ताओवाद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी धर्म, संस्कृति या समय तक सीमित नहीं है। ये एक सार्वभौमिक दर्शन है जो हर व्यक्ति को अपनी भाषा में बोलता है, चाहे वो भारत में योग और ध्यान की खोज करने वाला व्यक्ति हो या पश्चिम में माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाला कोई और। ताओवाद का सार हर जगह मौजूद है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का सत्य जटिल नियमों में नहीं, बल्कि सादगी, शांति और स्वाभाविकता में है। लाओजी की कहानी यही समाप्त नहीं होती। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं, हमें अपने भीतर और अपने आसपास के ताओं को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मार्ग पर सहजता से चलना। जैसे नदी बिना प्रयास के समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही हमें भी अपने ताओं के साथ बहना है।